स्वागत, खुशामदीद मेरे मेहरबान दोस्तों। मैं स्वागत करती हूँ उन तमाम लोगों का जो मेरे फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट चैनल को देख रहे हैं। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। 4 अगस्त को हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नया तोहफा मिला जो सचमुच में एक अकेला यूनिक गिफ्ट था। एक ऐसी नायाब शख्सियत, एक ऐसा टैलेंट का पावर हाउस जो हमारे हिंदी सिनेमा में अब तक अकेले ही एक ऐसे शख्सियत हैं जो सिंगर भी थे, गीतकार भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। अब तक आपके मन में एक छवि तो बन चुकी होगी कि वो शख्सियत आखिर है कौन। जी हाँ, तो मैं बताते चलूं कि वो कोई और नहीं बल्कि किशोर कुमार यानी हम सभी के चहेते किशोर दा ही थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने संगीत में एक अलग ही खुशबू फैलाई है जिसकी महक आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है और आने वाली कई पीढ़ियों तक भी इनकी महक को हटाना नामुमकिन सा लगता है। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे खंडवा में किशोर कुमार ने प्रसिद्ध बैरिस्टर कुंज बिहारी लाल गांगुली के घर में आभास कुमार गांगुली के रूप में जन्म लिया। किशोर कुमार के जीवन में 4 नवंबर का बहुत ही महत्व है। 4 अगस्त को पैदा हुए किशोर कुमार अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पे थे। इनसे पहले 3 भाई बहन थे। सबसे बड़े अशोक कुमार यानी जिनको हम दादा मुनि के नाम से जानते हैं। उनके बाद उनकी बहन थी जिनका नाम था सती देवी। उसके बाद एक और भाई थे जिनका नाम था अनूप और चौथे नंबर पर यानी सबसे छोटे आभास यानी कि किशोर कुमार थे। किशोर कुमार जब बड़े हुए तो संयोग से उन्होंने शादियां भी 4 ही की। 4 अगस्त को पैदा हुए और 13 अक्टूबर 1987 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आइए बात करते हैं आभास कुमार गांगुली की जो बाद में बने किशोर कुमार। अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया किशोर कुमार के बचपन के एक किस्से का। उन्होंने बताया कि किशोर कुमार की आवाज बचपन में बहुत खराब थी। उनका गला बैठा हुआ रहता था। बचपन में एक बार भागते हुए किशोर कुमार और दुर्भाग्य से माँ के पास रखी हुई दराती से उनके पैर की उंगली कट गई और रो रो कर बालक किशोर कुमार का बुरा हाल हो गया था। डॉक्टर ने उंगली तो किसी तरह जोड़ दी थी लेकिन उस वक्त पेन किलर ज्यादा नहीं हुआ करती थी, इसलिए दर्द के मारे किशोर कुमार सारी रात रोया करते थे। 15 से 20 दिनों तक जोर जोर से रोने की वजह से किशोर कुमार की वोकल कार्ड्स पर असर पड़ गया और उनकी आवाज में अलग सा हस्कीपन आ गया था। इसी वजह से उनकी आवाज बाद में बेहद निखर कर आई जो कि दुनिया पर छा गई। किशोर जब 1 साल के थे तो उनके बड़े भाई को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा था। इस वजह से किशोर कुमार को लगता था कि उनकी एक बहन और एक भाई अनूप कुमार ही हैं। और जब किशोर कुमार 4 साल के हुए तब बड़े भाई छुट्टी में घर खंडवा वापस आए, लेकिन बालक किशोर कुमार के लिए तो बड़ा भाई बिल्कुल अजनबी की ही तरह था। अब इतने दिनों बाद बड़ा बेटा घर आया तो माँ का प्रेम उमड़ना लाजिम था। माँ ने खीर बनाई और ये खीर किशोर कुमार को बहुत पसंद थी, लेकिन बालक किशोर कुमार तब हैरान हो गए जब माँ ने खीर का कटोरा भर के बड़े बेटे अशोक कुमार के सामने परोस दिया। बालक किशोर कुमार तिलमिला उठे और अपनी माँ से पूछ बैठे कि माँ, ये हट्टा कट्टा मुस्टंडा कौन है? तुम इसे इतनी खीर क्यों दे रही हो और मुझे कम प्यार करने लगी हो? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम जानते नहीं, ये तुम्हारे सबसे बड़े भाई हैं। तब अशोक कुमार ने किशोर कुमार को अपने पास बुलाया और गले से लगाया। तब दोनों के बीच एक रिश्ता बना। इसके बाद किशोर कुमार को पता चला कि वो 3 नहीं टोटल 4 भाई हैं। शास्त्रीय संगीत की ऊंची इमारत पर बैठे गीत जो रागों के रूप में सधे हुए गले से बाहर आते थे, उन्हें किशोर कुमार ने अपने अंदाज में ऐसे गाया कि वो देश की गली मोहल्ले में दौड़ते नजर आए। उनकी आवाज और गानों ने कुछ ऐसा कमाल किया कि आज हिंदी सिनेमा में संगीत की कल्पना बिना किशोर कुमार के करना बेहद मुश्किल लगता है। शास्त्रीय संगीत में अच्छी पकड़ रखने वाले के लिए किसी भी तरह का गाना गाना बेहद सरल है। आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए जरूर सुना होगा कि वास्तव में रागों के साथ सधे हुए गले से बाहर आते गीत कानों से होते हुए सीधा दिल तक जाते हैं। लेकिन क्या आप भारतीय सिनेमा की उस नायाब शख्सियत और टैलेंट के उस पावर हाउस को जानते हैं जिसने बिना रागों को छेड़े ही
अपने गानों से लोगों की धड़कनों को एक बार नहीं बल्कि कई बार छेड़ा है। हालांकि उनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए किशोरावस्था में ही किशोर कुमार अपने बड़े भाई कुमुद कुमार गांगुली के पास मुंबई चले आए, जो कि उस समय तक भारतीय सिनेमा जगत में अशोक कुमार के नाम से खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। भाई की मदद से कई फिल्मी हस्तियों के साथ परिचय होने के बाद 1946 में म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने उन्हें एक फिल्म में पहली बार गाने का मौका दिया। इस फिल्म का नाम था 80 डेज, लेकिन उन्हें इसमें कोरस में गाने का मौका मिला, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं निर्देशक शाहिद लतीफ ने किशोर को अपनी फिल्म जिद्दी में पहली बार सोलो गाना गाने का मौका दिया और ये गाना जबरदस्त हिट रहा। 1948 में देवानंद पर फिल्माए गए इस गीत का नाम था मरने की दुआ क्यों मांगूं। इसके बाद देव आनंद को लगभग सभी गानों में किशोर की आवाज ही सुनने को मिलती। महान कलाकार का महान व्यक्तित्व। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही उन्हें समझ आ गया था कि शास्त्रीय संगीत की कठिन गलियां उनके सफर को मुश्किल बनाने वाली हैं। लेकिन उन्होंने उन कठिन गलियों को इस कदर बदल दिया कि जिस भी रास्ते में वो जाते उसे अपना बना लेते थे। मुश्किल से मुश्किल गानों को अपने अंदाज में गाकर उन्होंने हर आम इंसान को भी उससे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। किशोर कुमार को उनकी जिद और उनका जुनून ही बाकी गायकों से अलग बनाता है। कमाल की बात तो ये है कि बिना आरोह और अवरोह साधे हुए ही उन्होंने संगीत जगत में इतना लंबा सफर तय किया। दरअसल किशोर दा ने अपनी कमजोरी को कभी खुद पर हावी होने नहीं दिया। उन्हें अपनी इस कमजोरी को स्वीकार करने में कभी कोई झिझक नहीं हुई। देखा जाए तो सफलता के ऊंचे पायदान पर खड़े होने के बाद भी इतनी ईमानदारी दिखा पाना सबके बस की बात नहीं होती। किशोर दा ने अपनी आवाज से लोगों के दिलों तक का सफर जरूर तय किया है, लेकिन उन्हें लोगों के दिलों में जगह उनके सीधे और सरल व्यक्तित्व की वजह से ही मिलती रही है। आखिर क्यों अशोक कुमार ने किशोर कुमार को बॉम्बे टॉकीज से निकलवाया? 1950 के दौरान किशोर कुमार एक्टिंग में धीरे धीरे अपने पैर जमा रहे थे। बॉम्बे टॉकीज में अच्छा खासा काम चल रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई रूमा गुहा से, जो कि वहां एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, वो मिलने लगे और धीरे धीरे ये मुलाकातें प्यार में तब्दील होती गईं, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया। जब ये बात घर वालों तक गई तो खासकर किशोर कुमार के घर तो हंगामा ही मच गया था। आभास कुमार गांगुली ब्राह्मण थे और रूमा देवी गैर ब्राह्मण थीं। आज से 63 साल पहले ये कोई आम बात नहीं थी। इस बात को लेकर उनके परिवार में मतभेद इतना बढ़ गया था कि दादा मुनि भी नाराज हो गए थे। उन्होंने इस शादी को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। जब किशोर कुमार ने विरोध किया तो गुस्से की इंतहा में आकर तो उन्होंने किशोर कुमार को बॉम्बे टॉकीज से और अपने घर दोनों से बाहर निकाल दिया था। वो वक्त इस कपल के लिए सबसे मुश्किल भरा समय रहा। उनके जीवन से जुड़ा खास नाम सचिन देव बर्मन। घर से निकाले जाने के बाद अब किशोर कुमार के पास न काम था न ही घर। ऐसे वक्त में किशोर कुमार का साथ दिया उन्हें पहला ब्रेक देने वाले खेमचंद प्रकाश और सचिन देव बर्मन ने। एस.डी. बर्मन एक ऐसा नाम है जिसने किशोर कुमार के जीवन में बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है। सचिन किशोर से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर भी उनकी मदद की। किशोर कुमार ने भी उनको हमेशा पिता के समान मान दिया। स्टार बनने के बाद भी नटखट और शरारती किशोर कुमार केवल एस.डी. बर्मन के सामने बिल्कुल सीधे बन जाते थे। न कोई मस्ती न कोई मजाक। ये कहना गलत नहीं होगा कि एस.डी. बर्मन का किशोर कुमार द स्टार के जीवन में बहुत अहम रोल रहा है। इतना ही नहीं, किशोर और रूमा ने पहली बार मद्रास की हवाई यात्रा भी एस.डी. बर्मन की मदद से ही की थी। उन्हें अपने जीवन का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी उनकी मदद से ही मिला। किशोर कुमार के जीवन के कुछ मजेदार किस्से हैं जो कि आपके सामने पेश हैं। वो अपने गार्डन में पेड़ों से बात किया करते थे। उन्होंने बाकायदा उन पेड़ों को नाम दे रखा था, जनार्दन, रघुनंदन, गंगाधर, बुधराम वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े झूले लगा रखे थे और वो उसमें बच्चों की तरह झूला भी करते थे। अमित खन्ना ने एक बार रविवार की दोपहर किशोर कुमार को बैटरी से चलने वाले खिलौने के बीच बैठे हुए देखा, जिन्हें उन्होंने एक साथ स्विच ऑन करके रखा हुआ था। जब भी वो अपने किसी नजदीकी से मिलते तो उनका पहला वाक्य होता था, बढ़िया खा ले करारे गजक, अब उनसे मिलने वाले इसका जो भी मतलब निकाले।
ओपी रल्हन भी एक किस्सा सुनाया करते थे कि किस तरह 1959 में शरारत की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार ने उन्हें करीब करीब पागल ही कर दिया था। एक दिन किशोर कुमार सेट पर शूटिंग के लिए नहीं पहुंचे और परेशान होकर मैंने उन्हें घर जाकर उन्हें अपने साथ लाने का फैसला किया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो वहां मौजूद तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुत्तों की तरह अपने गले में एक पट्टा बांध रखा था। उनके सामने एक प्लेट रखी हुई थी जिसमें एक चपाती रखी हुई थी। उसके बगल में पानी का एक कटोरा भी था। वहीं एक बोर्ड भी रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, कुत्तों को डिस्टर्ब मत करो। और ये मंजर देखने के बाद जब मैंने उनसे शूटिंग पर चढ़ने के लिए कहा तो वो कुत्ते की तरह गुर्राने भी लगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे कुत्ते के सिर पर हाथ रखते हैं वैसे ही मैंने भी उनके सर पर हाथ रखा। तब उन्होंने मेरे हाथ को काट लिया। फिर वो कुत्ते की तरह तब तक भौंकते रहे जब तक उन्होंने मुझे गेट से बाहर नहीं निकाल दिया। किशोर कुमार के दोस्तों और नजदीकी लोगों का कहना था कि वो अक्सर इस तरह का व्यवहार उन लोगों के साथ किया करते थे जिसे वो मिलना पसंद नहीं करते थे, और खास तौर से उन लोगों से जो उनके पैसे नहीं देते थे। साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने मुंबई के मशहूर फिल्मकारों को म्यूजिक नाइट में भाग लेने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया था। कई आमंत्रित लोग दिल्ली गए थे, लेकिन किशोर कुमार ने न सिर्फ इस आमंत्रण को ठुकरा दिया था बल्कि ये स्पष्टीकरण भी नहीं दिया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। शशिकांत जिनीकर किशोर कुमार की जीवनी में लिखते हैं कि संजय गांधी ने इसे अपना निजी अपमान माना था और सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला को बुलाकर कहा था कि किशोर कुमार के गाने किसी भी संस्कारी संचार माध्यम में नहीं बजाए जाएं। नतीजा ये हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गाने बजाना बंद हो गए थे। इसके अलावा जिन फिल्मों में किशोर कुमार ने गाने गाए थे उसे सेंसर ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। संघर्ष और सफलता का दौर 1948 में जिद्दी से शुरू हुआ। इस दौर में किशोर कुमार ने जो कुछ हासिल किया वो अकल्पनीय था। भारतीय सिनेमा में सहगल और रफी के बाद किशोर कुमार ही ऐसे तीसरे गायक थे जिनके आसपास किसी और गायक को स्थान नहीं मिला। इस बात को आप इस तथ्य से भी काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किशोर कुमार ही एकमात्र ऐसे पुरुष पार्श्व गायक हैं जिन्हें 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1969 में पहली बार आराधना फिल्म के रूप तेरा मस्ताना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल किया। आज भले ही भारतीय संगीत जगत में नए नायकों के चेहरे सामने आए हैं जिसमें सोनू निगम और उदित नारायण जैसे नाम भी शामिल हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये एहसास जरूर दिलाती है कि दूर गगन की छांव में कुछ खो गया है। किशोर दा लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं, जहां से आवाज निकलती है, गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे।